पिछले 2 महीने से जो आईपीएल कंटिन्यूअसली चल रहा है और एक भी दिन बिल्कुल रेस्ट करने के लिए नहीं मिल रहा, तो आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्सिंग लग रहा है। लेकिन बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि आज बात नहीं करनी है कुछ, या आज कोई मैच नहीं है तो आज क्या किस बारे में बात की जाए। और अब कुछ आदत ऐसी हो गई है कि ऐसा लगता है कि नहीं, व्यूअर से बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज ये एक अच्छा मौका है। बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत सारे मैसेजेस अपने लिखे थे और कुछ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए थे, तो जिसके बारे में मैं बात नहीं कर पाया। और मैं आप लोग जानते हैं कि मैं पूरी तरह कोशिश करता हूं कि मैं सभी लोगों को जवाब दूं। और रिटर्न में जवाब देने में ये होता है कि लिमिटेशन होती है, तो इस वजह से कई बार अपनी बात अच्छी तरह से कन्वे भी नहीं हो पाती है। और वैसे भी ये चैनल आप लोगों को पता है कि ये मोनोलॉग वाला चैनल नहीं है, ये डायलॉग वाला है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि डायलॉग होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये चैनल कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये वीडियोस बना रहा हूं तो मैं जो भी कह रहा हूं वो सही है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस आप बहुत सारे लोगों में से बहुत ज्यादा हो सकता है खेलने का, देखने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है प्रॉपर, या फिर एट ए टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं इस फील्ड में। तो हो सकता है कोई चीज मिस हो जाए, और कोई भी आदमी अच्छा कमेंट कर सकता है या अच्छा आर्गुमेंट दे सकता है, तो उसके बारे में बात की जा सकती है और होनी ही चाहिए। बाकी तो अब हम बात शुरू करते हैं आज अपनी क्वालिफायर और जो एलिमिनेटर मैचेस जो होने वाले हैं कल और परसों में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम कुछ अपने व्यूअर्स के मैसेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, और पहले हम मैचेस डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग मैसेजेस की बात करेंगे। तो कल का जो पहला मैच है वो तो है, देखिए, क्वालिफायर 1। और क्वालिफायर 1 में जो मैच है वो है, सभी लोग जानते हैं, केकेआर और एसआरएच के बीच में है। अब इन लोगों के बीच में जो पहला मैच हुआ था वो एसआरएच ने 4 रन से, मतलब एसआरएच हार गई थी उसको, लेकिन वो बहुत ही कांटे का मैच हुआ था। हालांकि उस मैच में ट्रेविस हेड नहीं खेला था, और ये तो हालांकि मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ था शुरू से ही कि ये लोग ट्रेविस हेड को क्यों नहीं खिला रहे हैं, गिवन हिज परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप एंड ऑल दीज काइंड ऑफ मैचेस। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही एक शॉकर टाइप का डिसीजन था कि ये लोग मयंक अग्रवाल को लेके गए। हालांकि वो शुरुआत के मैचेस थे और उसमें टीम्स अपनी कॉम्बिनेशन को डिसाइड करती हैं सभी की परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन फिर भी ट्रेविस हेड को ना खिलाना मेरे लिए बड़े सरप्राइजिंग था, क्योंकि देखिए, आप लोग अपने विनर्स को नहीं साइड में बिठा देते। आप अगर आपको कॉम्बिनेशन देखना भी है तो जो फ्रिंज प्लेयर्स होते हैं उनके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि भाई किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। लेकिन ट्रेविस हेड, फॉर मी एक्चुअली, ही वाज ऑलवेज अ सर्टेनिटी इन द टीम, इन द 11। एट द सेम टाइम आई एम इक्वली सरप्राइज्ड व्हाई एसआरएच हैव नॉट प्लेड ग्लेन फिलिप्स। अभी आप ये देखिए कि ये लोग जो पिछले 2-3 मैचेस से ना, एक तो इन्होंने वो उसको खिलाया मार्को येंसन को, जो 2-3 मैचेस खिलाए, उसमें भी मार्को येंसन ने जिस तरह से परफॉर्म किया, हम हमेशा यही डिस्कस कर रहे थे कि यार जो मैच में इस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो नेट्स में किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जिसको देख के इन्होंने ले लिया। मैं मान सकता हूं कि डिफरेंस है, दोनों जो क्वालिटीज लेके आते हैं उनमें डिफरेंस है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स डेफिनेटली मार्को येंसन से बेटर बैट्समैन है। हाँ, डिफरेंस यहां पे ये है कि मार्को येंसन फास्ट बॉलर है और ये स्पिनर है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने भी स्पिन में कोई ऐसे कम चमत्कार नहीं किए हैं। ये तो हम राइट फ्रॉम द 50 ओवर वर्ल्ड कप देखते चले आ रहे हैं। तो मेरी नजर में तो वो हमेशा ही टीम में रहता है, वो हमेशा ही टीम में रहता है। जब इन्होंने एडन मार्करम को निकाला था उसकी खराब परफॉर्मेंस के बाद, तो सीधे सीधे ग्लेन फिलिप्स को अंदर आना चाहिए था। और अभी भी एसआरएच बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिला रहे हैं। अगर एसआरएच ये आईपीएल नहीं जीत पाते हैं या आगे नहीं जा पाते हैं, फाइनल में नहीं जा पाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रीजन होगा कि ये ग्लेन फिलिप्स को इग्नोर कर रहे हैं। वो विजयकांत जो है श्रीलंका का बच्चा, मैं देखिए वो कितना ही चमत्कारी स्पिनर हो, लेकिन अभी जो 2-3 मैचेस हमने देखे उसमें कोई बहुत ऐसा मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा नहीं है। दूसरी बात, एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं होता है। ग्लेन फिलिप्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और
वो विजयकांत क्या आपको क्या लगता है कि किसी मैच में 4 विकेट ले लेगा? तो 4 विकेट अगर विजयकांत ले लेगा तो इसका मतलब ये है कि स्पिनिंग ट्रैक होगा तो वहां पे ग्लेन फिलिप्स भी आपको 2 विकेट लेके दे देगा। लेकिन बैटिंग में जो ग्लेन फिलिप्स आपको प्रोवाइड करता है वो एक देखिए एक फियर वाला फैक्टर सामने वाली टीम में वो एक वो करता है, इंजेक्ट करता है। आप देखिए कोई भी टीम अगर ग्लेन फिलिप्स बैटिंग कर रहा होगा तो वो सुकून में नहीं रह सकती है। फील्डिंग करने वाली टीम उसे पता है कि ग्लेन फिलिप्स क्या कर सकता है और ग्लेन फिलिप्स ने क्या किया है। इसलिए मेरी नजर में तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं ये लोग। इनको अगर अपने आप को 100% चांस देना है तो इनको ग्लेन फिलिप्स को खिलाना ही चाहिए। अब आप लोग बताइए आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। फिर उसके बाद अब जैसे अहमदाबाद में ये सुन रहे हैं कि ये मौसम तो ठीक ही रहने वाला है। अब मौसम ठीक रहने वाला है तो मुझे उम्मीद ये है कि टॉस जीत के केकेआर हो सकता है पहले बैटिंग ही करे और सॉरी केकेआर हो सकता है बाद में बैटिंग भी कर ले, लेकिन एसआरएच वाले तो पहले बैटिंग ही करना चाहेंगे। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआरएच टॉस जीती तो वो तो बराबरी हो जाएगा, वो नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि केकेआर को चाहिए कि हम बाद में बैटिंग करें और ये लोग प्रेफर करते हैं पहले बॉलिंग करना और एसआरएच वाले पहले बैटिंग करना प्रेफर करते हैं। तो चलिए अनलेस की विकेट में कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इनको ना दिख रहा हो कुछ जिसकी वजह से ये लोग टेम्पटेड हो जाएं या फिर मौसम ऐसा हो जाए कि पानी ही गिरने वाला हो या शॉर्ट मैच होने की उम्मीद हो, कर्टेल होने की उम्मीद हो, तो एसआरएच ये सोचे कि चलो हम बाद में बैटिंग करेंगे। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से बारिश हो रही है कोई भरोसा नहीं है कब किस जगह बारिश आ जाए। तो वो उस हिसाब से तो अब कोई उसका किसी के ऊपर कंट्रोल, किसी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दोनों टीमों को हम कंपेयर करें तो एसआरएच की बल्लेबाजी अगर बहुत अच्छी है तो केकेआर की भी कोई कम नहीं। केकेआर में ठीक है उतने बड़े बड़े नाम ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि ये अभी इस एसआरएच के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सुनील नारायण को किस तरह से रोकेंगे। हालांकि एसआरएच में मेरे पास एक नाम है जो कि सुनील नारायण को आउट कर सकता है उसी तरह से जिस तरह से मुंबई के मैच में जसप्रीत बुमराह ने इसको आउट किया था, और वो है भुवनेश्वर कुमार। और टचवुड भुवनेश्वर कुमार इस टाइम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भुवनेश्वर कुमार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है कि अगर ये आईपीएल की शुरुआत से अगर ये ऐसी बॉलिंग कर रहा होता तो यू नेवर नो कि इंडियन टीम में भी उसका नाम आ जाता। हालांकि हम इसको बहुत दिनों पहले राइट ऑफ कर चुके हैं भुवनेश्वर कुमार को, लेकिन इसने थोड़ा लेट पिकअप किया और ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एक्सपीरियंस तो है ही। तो ये जो कंट्रोल इसने अभी दिखाया है अपना, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये ही एकमात्र ऐसा बॉलर है जो सुनील नारायण को आउट कर सकता है शुरू में, और अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई और रोक पाएगा इसको, क्योंकि सिमिलर काइंड की बॉलिंग करता है नटराजन, लेकिन वो आता है बाद में, वो पुरानी बॉल से करता है। तब तक तो सुनील नारायण का काम खत्म हो चुका, और फिर इनके पास जो बॉलर्स हैं मुझे लगता नहीं है कि ये लोग कुछ ज्यादा कर पाएंगे। यहाँ एक्सपीरियंस का काम है और ऑब्वियसली वर्कमैनशिप तो भुवनेश्वर कुमार की है अच्छी। तो सुनील नारायण को अगर इन्होंने नहीं रोका तो इनके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि देखिए ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केकेआर ने जो भी मैचेस पहले हारे हैं वो सुनील नारायण की बैटिंग ना चलने की वजह से हारे हैं, क्योंकि बाद में फिर इनको बैटिंग में प्रॉब्लम हुई। लेकिन सिमिलर वो एसआरएच के साथ भी है कि जब इनके ओपनर्स आउट हो जाते हैं तो इनको भी परेशानी हो जाती है कि फिर वो उस तरह से रन नहीं बना पाते हैं। तो दोनों टीमों के सामने सिमिलर प्रॉब्लम्स है। अगर इनके ओपनर्स नहीं चले दोनों टीमों के तो फिर मैच बहुत इवन हो जाएगा, और इवन जब हो जाएगा मतलब बैटिंग के लिहाज से फिर वहां केकेआर की बॉलिंग भारी पड़ जाएगी, क्योंकि कुछ भी कहिए आप केकेआर की और एसआरएच की बॉलिंग में 20 और 18 का मतलब केकेआर बीइंग 20। तो क्योंकि एसआरएच ने तो हमेशा देखिए यही किया है, इन्होंने जब 277 रन बनाए हैं तो सामने वाली टीम से 250 रन खाए हैं। जब इन्होंने 286 बनाए थे तब भी इन्होंने 262 खाए थे। तो ये हाल है इनका। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ मामला है इनका, और इसलिए इनको केकेआर के ओपनर्स को रोकना बहुत जरूरी है।
फिर भी मैच तो मजेदार होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अब ये डू और डाई वाला मैच, डू और डाई तो नहीं है खैर, अभी इन दोनों टीमों में से हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई भी टीम ये करना चाहेगी कि भाई ये मैच जीत के हम डायरेक्ट फाइनल में जाएं, हमें क्यों एक बीच में एक और मुसीबत मोल लेनी है अपनी क्वालिफायर 2 खेलने की। तो ये तो हुआ पहले मैच के बारे में, जिसमें कि मुझे लगता है कि 60-40 केकेआर के फेवर में है ये मैच, गिवन द स्ट्रेंथ इन देयर बॉलिंग, क्योंकि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दे आर बॉलिंग आउट ऑफ देयर स्किन नाउअडेज, तो वो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाते हैं, उनके 8 ओवर में रन बनाना मुश्किल है, प्लस उसके साथ ही विकेट बचाना भी मुश्किल है। तो ये तो दोधारी तलवार है इन लोगों की, बहुत ज्यादा इन लोगों का। और हर्षित राणा भी कोई कम नहीं बॉलिंग कर रहा है, और अब ऐसे में मिचेल स्टार्क, कोई भरोसा नहीं है कि अब थोड़ी सी उसको शर्म आ जाए कि यार अब तो मैं परफॉर्म कर दूं कम से कम, अब तो आ गया है बिल्कुल बिजनेस एंड आ गया है। तो देखेंगे, मुझे लगता है केकेआर का पलड़ा भारी है। और दूसरा मैच जो है, वो जो एलिमिनेटर है, वो राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में। अब राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में एक कंट्रास्ट जो है, जबरदस्त कंट्रास्ट, वो ये है कि आरसीबी अपने लगातार 6 मैच जीतती आ रही है और राजस्थान रॉयल्स ने अपने कंटिन्यूअस 4 मैच हारे हैं और 5वां मैच उसका हुआ ही नहीं। तो अब वो तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होंगे कि एक तो वो मतलब मैच प्रैक्टिस नहीं है उनको, मैच प्रैक्टिस के, हाँ अब रिसेंट मैच प्रैक्टिस तो नहीं है, और उसके पहले जो प्रैक्टिस है वो हारने की प्रैक्टिस है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि संजू सैमसन ने एक टेक्टिकल मिस्टेक की है। अभी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बहुत बड़ा क्लू दे दिया है सामने वाली टीमों को। आपको अगर याद होगा, ये पिछला मैच जो हारे थे, किससे, चेन्नई से, या उसके बाद किससे मैच हारे थे ये लोग, वो संजू सैमसन के चेहरे पे साफ साफ डेस्परेशन नजर आ रहा था। उसने तो यहां तक कह दिया कि अब हम लोगों को तो ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ेगा और अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अब हम क्या करें और अब हम किस तरह से मैच जीतेंगे। मतलब उसके कहने से समझ में आ रहा था कि ही इज आउट ऑफ क्लूज, कि भाई हो क्या रहा है हमारे साथ, हम क्यों मैचेस हार रहे हैं। जबकि मामला तो सिंपल है ना यार, कि आप बैटिंग ढंग से नहीं कर रहे हो इसलिए आप मैच हार रहे हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरी बात यह भी है कि देखिए, ये स्पोर्ट हो या कोई भी नेगोशिएशन हो या वॉर हो, उसमें भी आप अपने पत्ते इस तरह से सामने नहीं खोलते हैं, आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये स्पोर्ट में भी इक्वली लागू होता है कि अब जब संजू सैमसन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब आपको ये साफ साफ समझ में आना चाहिए कि संजू सैमसन अब थोड़ा सा डेस्परेट हो रहा है, कि ही इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। और अब फिर ऐसे में क्या होता है कि वो ये सोचेगा कि यार अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, मतलब प्लानिंग मेरी कुछ नहीं है, अभी पहले तो मैं कॉन्सेंट्रेट ये कर रहा हूं कि यार मैं किस तरह से मैच जीतूं। लेकिन उसके पीछे सॉलिड प्लानिंग नहीं है, आपके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, मैनेजमेंट में एक बात ये कही जाती है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉब्लम को समझ पाए। ये बिल्कुल बेसिकली, देखिए मेरा सब्जेक्ट ये है, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई अब मुझे परेशानी हो रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है या ये नहीं हो रहा है, तो मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको मालूम है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम मालूम ही नहीं होती है अपनी, क्योंकि अगर प्रॉब्लम मालूम होगी तो आप उसका सोल्यूशन निकाल ही लेंगे ना। तो संजू सैमसन के साथ यही हो रही है, अभी उसको प्रॉब्लम ही नहीं मालूम है अपनी, और जब प्रॉब्लम नहीं मालूम है तो फिर सोचेगा क्या। आप सोल्यूशन तभी सोच सकते हो जब आपको पता है कि भाई आपकी टंकी में से पानी निकल रहा है, तो अब आपको मालूम ही नहीं कि पानी निकल क्यों रहा है। अरे भैया, टंकी में होल है इसलिए पानी निकल रहा है ना, तो जाके होल बंद कर दो। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, टंकी में से पता नहीं पानी शायद एवापोरेट होके निकल रहा है, या कोई चुरा के ले जाता है, या कहीं लीकेज है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या सोल्यूशन निकालोगे। ये बिल्कुल सिंपल एनालॉजी है संजू सैमसन के साथ की, कि अभी उसके पास उसे लग रहा है कि मेरे तो बहुत सारे होल्स हैं जो मुझे फिल करने हैं। अरे होल्स बहुत सारे नहीं है भैया, तुमको कॉन्फिडेंस रखना है और बल्लेबाजी ठीक करनी है, और उसको यशस्वी जायसवाल को बोल देना है कि तेरे को वहां कम से कम 40-45 बॉल खड़े रहना है। तू 20-25 बॉलों में तू 20-25 रन बना, लेकिन तू वहां खड़ा रहे। उसके बाद वही जो सेम हम बटलर के साथ कह रहे थे ना, जब बटलर शुरू में फेल हो रहा था, हम यही कह रहे थे ना कि भैया तुम 20 बॉल खेलो यार वहां जाके, तुम ऐसे शुरू में जल्दी मत करो, फॉरगेट अबाउट पावर प्ले यार, और देखा जाएगा। पावर प्ले का तो एडवांटेज आप तब उठाओगे जब आप वहां बचे रहोगे।
अरे शुरू में ही 8वीं बॉल पे आप बल्ला उल्टा सीधा घुमा के अगर आउट हो जाओगे तो फिर पावर प्ले का फायदा कौन उठाएगा? वहां तो शुरू में ही अगर विकेट गिर गए तो गए काम से आप। तो इसलिए मतलब अकलमंदी इसमें है कि भैया आपके जो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, जो प्रूवन बैट्समैन है, वो उनको लंबा खेलने का बोलो कि भैया ठीक है यार, जो कोई बात नहीं है, 6 ओवर में 36 रन ही बना लेना, लेकिन वहां टिके रहो। आखिरी में हमको 12 ओवर के बाद हमें वहां 8 विकेट हाथ में चाहिए। तब पहले अगर आप बैटिंग करते हो और आप रन बना देते हो, बोर्ड पे लगे हुए रन नॉकआउट मैच में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। आरसीबी ने कितना ही अच्छा क्रिकेट खेला हो, लेकिन अभी तक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दे हैड नथिंग टू लूज। अब लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि अब हारे तो बाहर हैं सीधे। हालांकि वो कहने की बात है कि पहले भी हारे तो बाहर थे, लेकिन पहले तो उन्हें पता था कि वैसे ही बहुत गालियां पड़ी हुई हैं, अब और ठीक है बाहर हो गए तो क्या है। लेकिन अब ये है कि अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं सबकी, खुद टीम मेंबर्स की भी। जिस तरह से वो पिछला मैच वो सीएसके से जीतने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में कपड़े उतार के नाच रहे थे, मुझे लग रहा था कि उन्होंने तो वर्ल्ड कप ही जीत लिया है। तो ऐसी उनको फीलिंग आ रही है। या फिर ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए तो अब उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, तो अब वो भी फंबल करेंगे। फंबल तो खैर वो करते आए हैं। और यहां पे मैं बात करूंगा, जैसे हमारे व्यूअर हैं गौरव चतुर्वेदी। गौरव चतुर्वेदी का कहना यह था कि देखिए कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा ये आरसीबी ने अपना कमिटमेंट तो दिखाया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि कमिटमेंट दिखाया है। लेकिन मेरा कहना यही है कि उसमें एक बहुत बड़ी चीज वो थी कि दे हैड नथिंग टू लूज। तो वो अब चाहे कमिटमेंट दिखाते या नहीं दिखाते, उन्हें खेलना वैसे ही था कि अभी तक जैसे हारते चले आए हैं। और क्योंकि आप समझिए ना, 7 मैचेस में 8 मैचेस में अगर कोई टीम किसी 2 पॉइंट्स पे ही बैठी हो, तो हर मैच में आके और हार के और बिल्कुल शर्मनाक तरीके से हार के बाहर चले जा रहे हैं, तो फिर क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम हम एक चीज और नहीं भूल सकते हैं कि यहां पे आरसीबी के जीतने के अलावा और बहुत सारी चीजें इनके फेवर में होनी थी, जो कि किस्मत से हुई हैं। मतलब आप ये देखिए कि इनसे जो टीमें बहुत ऊपर थी, अब चेन्नई और दिल्ली, लखनऊ फॉर दैट मैटर, ये तो इनसे बहुत ऊपर थी ना आरसीबी से। ये तीनों टीमें, दिल्ली को छोड़ के चेन्नई और लखनऊ, ये तो ऑलमोस्ट ऐसी थी कि बस इनको तो 2-2 मैचेस जीतने हैं और ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग अपने मैच गलत टाइम पे हारे, और आरसीबी को तो सारे मैचेस जीतने ही थे। हाँ, इसका मैं क्रेडिट उनसे नहीं ले रहा हूं, वो मैचेस जीते, वो बात अलग है कि उसमें सामने वाली टीमों ने क्या क्या ब्लंडर्स की हैं, वो गलतियां की हैं। तो वो सारी चीजों को कॉम्बिनेशन इनके साथ बहुत अच्छा हो गया कि ये तो जीते ही अपने मैच, और बाकी जिन टीमों को जो इनके लिए थ्रेट्स थी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, वो उन्होंने वही वही गलतियां की या वो वहीं पे फॉल्टर किए जहां पे ये लोग चाहते थे। तो मतलब लखनऊ और चेन्नई, इन लोगों का प्लेऑफ में ना पहुंचना बहुत ही चमत्कारी बात थी। लेकिन आरसीबी तो अपने मैच जीती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर यहां पे अब जैसे ये गौरव चतुर्वेदी ये कह रहे थे, एटलीस्ट अदर 3 टीम्स ऑफ प्लेऑफ्स विल नॉट टेक आरसीबी लाइटली नाउ ऑनवर्ड्स। तो देखिए, आप तो प्लेऑफ में तो जो भी 4 टीमें हैं, कोई भी टीम एक दूसरे को लाइटली नहीं लेती है, क्योंकि कोई टीम कभी भी हारती चली आ रही है। इसका मतलब आप राजस्थान रॉयल्स को राइट ऑफ नहीं कर सकते। अभी आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान रॉयल्स को कोई भी टीम आके ऐसे रौंद के चली जाएगी, या आरसीबी फॉर दैट मैटर इनको वैसे ही हरा देगी, या आरसीबी वैसे ही परफॉर्म कर लेगी? अभी यहाँ डायनामिक्स थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पे अब सारे लोगों की नर्व्स, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तो ये सिर्फ बस आखिरी मैच का ही सवाल है कि अब यहाँ गड़बड़ की तो गए बाहर। तो वो किसी भी टीम के साथ हो सकता है। अब यहाँ पे तो फिर एक्सपीरियंस और उन सब चीजों का काम आता है। तो अब उस मामले में आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों को मैं एक ही पलड़े में रखूंगा, क्योंकि इन दोनों में एक्सपीरियंस का कोई डिफरेंस नहीं है। वो इसलिए कि दोनों ही टीमें कुछ जीती नहीं है। तो अब वो उनके डिटर्मिनेशन का क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, यहाँ पे गौरव चतुर्वेदी अब ये कह रहे हैं कि दिस इज अ लेसन फॉर एमआई टीम ऑल्सो, एटलीस्ट इन नेक्स्ट आईपीएल एंड फॉर T20 वर्ल्ड कप, कमिटमेंट इज व्हाट कैन ब्रिंग आउट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, समटाइम्स ओनली कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन आर 2 थिंग्स दैट मेक यू अ विनर। देखिए, कमिटमेंट और परफॉर्मेंस, ये तो 2 सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं ही सक्सेस के लिए। कमिटेड तो होना ही चाहिए टीम्स को। लेकिन मुंबई इंडियंस के बारे में तो यहां बात करना थोड़ा सा ठीक इसलिए नहीं है कि हम जानते हैं सर्कमस्टांसेस क्या थी।
वो मुंबई इंडियंस के बारे में भी एक वीडियो में सेपरेट करूंगा। उनकी एक केस स्टडी मैं तैयार करने के लिए कुछ मेरे दिमाग में आइडिया है, तो वो मैं बात करूंगा। उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, जो मेरा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से मैं थोड़ा उसको एनालाइज करके बात करूंगा। जो अभी तक हमने पीस मील में किए हैं डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट मैचेस के लिए, अब उसको मैं एक कंसोलिडेट करके एक वीडियो तैयार करने का सोच रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपली इन लोगों ने क्या क्या गड़बड़ की और क्या क्या रीजंस थे और क्या क्या इन टीम्स को नहीं करना चाहिए। तो मुंबई इंडियंस का तो मुझे यही लगता है कि मुंबई इंडियंस का तो केस यहाँ पे ठीक नहीं है बात करना, क्योंकि उनकी तो बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन थी। वो लोग एज ए टीम खेले ही नहीं। कमिटमेंट तो बाद में आता है। कमिटमेंट तो आप तब करोगे जब आप एक टीम की तरह खेल रहे हो। यहाँ तो हमको अलग ही समझ में आ रहा था, वो तो ग्राउंड पे देखने से समझ में आ रहा था। फिर यहाँ जब आपका लीडर ही हमको फेयर नहीं दिख रहा है और लीडर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अपनी परफॉर्मेंस खुद या तो निखारने के लिए या छुपाने के लिए इस तरह से अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बॉलिंग में बैटिंग में, तो वो फिर ऐसे में ये इन चीजों का एनालिसिस करना कुछ ठीक नहीं है। मुंबई इंडियंस के बारे में हम बात करेंगे जब उनकी टीम में ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो और वो हम पहले देख चुके हैं मुंबई इंडियंस किस तरह से परफॉर्म करती थी। तो वो मतलब इस बार के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तो बात ही करना बेकार है। उसके बारे में कमिटमेंट और परफॉर्मेंस ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि गौरव आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि हालांकि आपने बात सही लिखी है, कही है कि कमिटमेंट और परफॉर्मेंस ये दो चीजें ही हैं आपको सक्सेसफुल होने के लिए। और आरसीबी का जो है कमबैक ये प्रेजवर्दी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आरसीबी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आरसीबी से मुझे क्या शिकायत है वो तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। अब कुछ लोग उसमें भी चले जाते हैं। देखिए जानते हैं अभी पिछले महीने या कब की बात है जब बीसीसीआई की तरफ से या कुछ ऐसी र्यूमर उड़ी थी कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, तो हमारे चैनल पे हमने वो वीडियो किया था जिसमें हमने कहा था कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते विराट कोहली को टीम में ना लेना। विराट कोहली अभी तो इंडिया की 50 ओवर की और टेस्ट मैच की और T20 की टीम में होना बिल्कुल डिजर्व करता है और होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो बाकी किसी प्लेयर के साथ नहीं है। विराट कोहली का जो है वो जो प्रेशर में जब वो खेलना पड़ता है, जब वो शुरू के विकेट गिर जाते हैं, तो वो जिस तरह से गेम को चलाता है वो अभी इंडियन टीम में रोहित शर्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब आप लोग कहेंगे कि रोहित शर्मा ने कब कर दिया भैया ऐसा, लेकिन आप लोग भूल गए 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब शुरू में विकेट गिर गए थे, इवन विराट कोहली आउट हो गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, तब रोहित शर्मा ने ही रन बनाए थे ना। कितने 90 रन बनाए थे उसने, तब जाके 224 पे पहुंची थी इंडिया। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों कर सकते हैं, लेकिन रोहित को वो करने का मौका कम इसलिए मिलता है क्योंकि रोहित का रोल डिफरेंट है। रोहित एज एन ओपनर आता है रोहित, तो उसका काम तो मार के खेलना है, उसमें ज्यादातर चांसेस है कि वो आउट हो जाएगा। और इसी के लिए जब वो जल्दी आउट हो जाता है तो उसी का इंश्योरेंस तो विराट कोहली है टीम में, कि फिर वहां उसको रुक के और गेम चलाना है और बाकी लोग उसके अराउंड खेल के और फिर स्कोर बनाए। तो इसलिए विराट कोहली टीम के लिए इंडिस्पेंसेबल है अभी। लेकिन हाँ, इसके बाद के वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों से ही छुट्टी पा लेनी चाहिए, क्योंकि अब फिर नए प्लेयर्स को आप कब ग्रूम करोगे, तो वो करना बहुत जरूरी है। और इन लोगों का अभी का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। अगर ये लोग अभी दोनों मिलकर वर्ल्ड कप जिता लेते हैं तो अगले साल भी आप वर्ल्ड कप खेलो, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलो, सब खेलो। जब तक जिताते रहो तब तक खेलते रहो, मुझे आपकी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये देखना चाहता हूं कि जो आप यहाँ ग्राउंड पे इंडियन व्यूअर्स के सामने और इंडियन ऑडियंस के सामने ये जो अग्रेशन दिखाते हो, ये वहां पाकिस्तान के सामने वहां जाके दिखाओ, तब मैं अप्रिशिएट करूंगा। और यहाँ पे जो लोग फिर यहाँ आके बात करते हैं ना कि जब मैं क्रिटिसाइज करता हूं कि विराट कोहली की ये बात ठीक नहीं है, तो फिर लोग कहते हैं अरे विराट कोहली ने बहुत कुछ किया है। यार बहुत कुछ किया है और तुम अपने मुंह से ही बोल भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो हमको जिता के दिखाओ ना यार, अभी तुमने क्या किया है। हमें तो वर्ल्ड कप का और चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ याद नहीं है। अगर किसी को याद हो कि कभी विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जिता दिया हो फाइनल, या चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल विराट कोहली ने जिता दिया हो परफॉर्म करके, तो मुझे बता दे कोई कमेंट में लिख के। इसके पहले कि आप क्रिटिसाइज करने पे आ जाओ, यही चैनल हमारा पहले भी देख लो, जहां विराट कोहली की अच्छाई है वहां हम अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन हम तो फेयर एनालिसिस करते हैं। आप जो करोगे
हम वैसा बोलेंगे। आप अच्छा करोगे अच्छा बोलेंगे, आप खराब करोगे तो हमको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने साथ ईमानदार होना चाहते हैं, हम और किसी के लिए नहीं। हमने चैनल ही इसीलिए शुरू किया था कि भाई जो लोग बाकी लोग बोलते नहीं है, कम से कम हम वो बोलें, क्योंकि हमें वो देखना पसंद नहीं है। फालतू स्टार स्पोर्ट्स अगर विराट कोहली की चमचागिरी करे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर 10वें स्टंप की बॉल पे बल्ला चला के विराट कोहली आउट हो और उसको फिर जतिन सप्रू बोले कि अरे यार विराट को तो थोड़ी सी डिफिकल्ट बॉल पड़ गई थी, और उसके बाद सुनील गावस्कर बोले कि यार क्या फालतू बात कर रहे हो यार, वो डिफिकल्ट बॉल नहीं थी, गलत शॉट मारा है, फिर उसके बाद दुनिया सुनील गावस्कर के ही पीछे पड़ जाए, तो ऐसी बेवकूफ दुनिया के साथ तो हमको चलना नहीं है। हम तो इसीलिए जो सही बात है वो करेंगे। विराट कोहली अच्छा करेगा तो हम अच्छा करेंगे, हमें कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन जब जब गड़बड़ करेंगे तो ये तो फिर क्रिटिसिज्म तो होगा, और फिर आप जाके वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दो, आपके सारे खून माफ हो जाएंगे। लेकिन वो हमें पता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल काम है आपके लिए भी, और आपको भी पता है, इसलिए आप इधर बात कर कर आके चले जाते हो, वहां जाके सिट्टी पिट्टी गुम होती है आपकी। चलिए खैर छोड़िए अब इस बारे में। लेकिन मुझे काफी अच्छी बात लगती है कि हिमांशु पाल और ऐश बिट्स, ये ऐश बिट्स हमारे नए व्यूअर हैं, तो हिमांशु पाल और ऐश बिट्स मुझे लगता है दोनों ही यंग हैं, काफी यंग हैं, लेकिन इन लोगों का भी मानना उस बारे में वैसा ही है कि मतलब विराट कोहली का जो सही है वो सही है, जो गलत है उसको तो गलत कहो ना यार, कि आपने अभी वर्ल्ड स्टेज में कहाँ परफॉर्म किया है। वो बायलेटरल और एशिया कप छोड़ दो आप, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो आप वर्ल्ड कप जब तक नहीं परफॉर्म करते हो तब तक आपके एग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। तो वो वहां पे जब आप जिताओगे तब हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ऐश बिट्स का जो ये यूजर नेम है, इससे मुझे लगता है कि शायद ये बिट्स पिलानी के पड़े हुए हैं। अगर ऐश आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कंफर्म करें कि आप बिट्स के पड़े हुए हैं पिलानी के, क्योंकि उससे मेरा अच्छा रिलेशन है बिट्स पिलानी के साथ। और बाकी देखिए बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि हाँ मुंबई ने कबाड़ा कर दिया और मुंबई में रोहित के साथ गलत हुआ। अनु ने कहा कि रोहित के लिए खोदा गड्ढा जिसमें खुद हार्दिक पांड्या गिर गए। फिर वो ये और भी कहती है कर्मा इज बैक विद इंटरेस्ट फॉर मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के साथ सही में गौरव चतुर्वेदी फिर से कहते हैं कि सर ह्यूमन रिसोर्सेज इज नॉट अ जॉब जस्ट टू रिक्रूट अ टैलेंट बट परहैप्स रिक्रूटिंग अ राइट टैलेंट फॉर अ राइट प्लेस। ये बात तो सही है ना, बिल्कुल सही बात है। और राइट टैलेंट का मतलब क्या होता है? राइट टैलेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई परफॉर्मर अच्छा हो, वहां पे उसका एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना भी बहुत जरूरी है। मतलब राइट टैलेंट फॉर द राइट जॉब। अब ये तो मुंबई इंडियंस के रेफरेंस में अगर आप ये बात कह रहे हैं तो यहाँ तो ये जो कुछ भी शुरुआत ही हुई यही बहुत गलत थी। ये तो बेसिक ही गलत था इनका, फंडामेंटली इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। इस वजह से सारा सब कुछ बूमरैंग हो गया इनके ऊपर। अदरवाइज राइट टैलेंट फॉर द राइट जॉब तो बिल्कुल इट होल्ड्स गुड एवरीवेयर। फिर उसके साथ ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी देखा जाता है कि ये हमारे कल्चर के साथ जेल होगा कि नहीं। सिमिलरली ये टीम्स में भी देखा जाता है, बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स होंगे, लेकिन अब जैसे हर आदमी जो है उसको विराट कोहली की तरह का एग्रेशन पसंद नहीं होगा। वो कभी कभी एग्रेशन अच्छा भी होता है, लेकिन आपको वो डिसाइड करना पड़ता है कि आपको एग्रेशन किधर दिखाना है। अब जैसे न्यूजीलैंड की टीम में मैंने तो आज तक मुझे याद ही नहीं है कि किसी मैंने एग्रेसिव देखा हो। मतलब जब वो उनके साथ तो वो लोग तो ऐसे 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, मतलब उसका सबसे बड़ा बर्निंग एग्जांपल है कि उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई, लेकिन हमेशा बिना लड़ाई झगड़ा बिना कुछ। और उसके बाद आपको स्टेटमेंट भी नहीं सुनाई दिया कि अरे यार ये तो रूल बहुत गलत था। और बाकी कोई होता तो चिल्ला चिल्ला के मतलब आसमान सर पे उठा लेता, लेकिन उनकी तरफ से तो हमको कभी कुछ सुनने को भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, वो ट्रेवर चैपल था ऑस्ट्रेलिया का बेईमान, जो इन लोगों को आखिरी बॉल में 1 या 2 रन बनाने थे जीतने के लिए, उसने अंडरहैंड बॉलिंग करवा दी। सॉरी, ग्रेग चैपल था, उसने अपने भाई ट्रेवर चैपल से अंडरहैंड बॉलिंग करवा दी थी। ये ग्रेग चैपल इतना बड़ा कमीना बेईमान आदमी है, जो हमारी टीम का वो बना था ना हेड कोच, तभी इसने सब कबाड़ा किया था इंडिया। तो ये ऐसा आदमी है, इसने ट्रेवर चैपल से अंडरहैंड बॉलिंग करवाई थी। वो जेफ हावर्थ शायद बैटिंग कर रहा था उस टाइम वहां पे न्यूजीलैंड का,
उसने कुछ नहीं किया, उसने देखा, उसको समझ में आ गया था इनका क्या इंटेंशन है, उसने सिर्फ टैप किया बॉल को और शरक करके चला गया, कुछ भी नहीं बोला, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। बाकी कोई अगर यही सेम चीज ऑस्ट्रेलियंस के साथ हो जाती, मार काट, गाली गलौज और लात घूंसों पे उतार आते, ये ऐसे लोग हैं। ये डेनिस लिली, मुझे पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन ये डेनिस लिली ने लात मारी थी जावेद मियांदाद को, और इसने बदतमीजी करने की कोशिश की थी सुनील गावस्कर के साथ। तो सुनील गावस्कर ने ऐसा जवाब दिया था कि, और सुनील गावस्कर तो फिर फोड़ना चालू किया इनको रन बना बना के। तो ये हाल किया था। सुनील गावस्कर का जवाब देने का तरीका अलग, वो तो कहते थे आओ फिर ग्राउंड पे आओ, बताता हूं मैं तुमको, आउट करके बताओ मुझे। तो ये ऐसा है, मतलब टैलेंट वैलेंट तो सब ठीक है, सब होता है, लेकिन टीमों में जेल होना बहुत जरूरी है। और ये बात आपने सही कहा कि युवराज सिंह जो है वो मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो ही जस्ट लाइक एन अनसंग हीरो, लाइक गौतम गंभीर की बातें तो वो हवाबाजों की ज्यादा होती हैं, जिनको 100-100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिला करते थे एडवर्टाइजमेंट के। अब आप जानते हैं किस किस को मिले हैं, बाकी बेचारे इन लोगों को कोई, क्योंकि ये शायद गौतम गंभीर तो क्या ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये थी थोड़ा डिप्लोमेटिक नहीं था या पॉलिटिकली करेक्ट होने की ये कोशिश नहीं करता था। तो ऐसे लोग ज्यादा जनता को पसंद नहीं आते हैं, ना ही मीडिया को पसंद आते। लेकिन युवराज सिंह तो बेचारा थोड़ा सा वो क्या है, वो थोड़ा सा लठमार टाइप का आदमी था, पंजाबी आदमी है बेचारा, तो वो उसका स्टाइल वो था, इस वजह से शायद उसकी फैन फॉलोइंग तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि उतना वो उसमें पॉलिश्ड टच नहीं था युवराज में जो बाकी लोगों में था, इस वजह से। और बाकी लोग थोड़े शुरूट ज्यादा थे। अब ज्यादा मैं क्या कहूं, आप लोग खुद समझदार हैं, तो ऐसा है। बाकी तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई में सब गलती किया मैनेजमेंट ने, और हमारे अब किलर AK-47 जो हैं उमाकांत भाई, उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स पहुंच तो गई है प्लेऑफ में, लेकिन इनकी हालत थोड़ी सी टाइट होगी। अभी उमाकांत भी टेंशन में होंगे कि भैया क्या होगा इनका, लेकिन हालांकि ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ SRH पहुंच गई फाइनल में, अब इनको SRH से भी हो गया है प्रेम। और हमारी कोई टीम नहीं थी वैसे, अब CSK तो हमारी बाहर हो गई, तो हम सोच रहे थे कि न्यूट्रल होके देखेंगे, लेकिन क्या हुआ, हिमांशु पाल, हमारे इतने पुराने व्यूअर हैं कि हिमांशु पाल ने कह के अब हमारा भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर करवा दिया है SRH के लिए। दूसरी बात यह है कि SRH ने इस बार खुद भी थोड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने ज्यादा बदतमीजी नहीं की प्लेयर्स के साथ, मिसबिहेव नहीं किया, किसी को भगाया नहीं, किसी को डांटा नहीं वो मैडम भी शांति से बैठी रहती, कभी कभी तो आती नहीं है। तो हमको तो परेशानी उनसे SRH से इसीलिए थी, ये लोग बहुत ही उल्टे सीधे काम करते हैं, बदतमीजी करते हैं प्लेयर्स के साथ। जो डेविड वार्नर के साथ इन्होंने किया था, उसकी वजह से मेरा बहुत मूड खराब था इनके लिए। तो अभी ठीक है, ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो अब ठीक है, कुछ तो वो और कुछ हिमांशु पाल, इनकी वजह से हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है। लेकिन उधर क्या है, अब उधर KKR में गौतम गंभीर से भी हमको प्रेम है, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, जो भी होगा मैच एंजॉय करेंगे अब, और क्या। तो चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसी लगी मेरी एनालिसिस, और आप लोगों का क्या ख्याल है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्या है क्या नहीं है। थोड़ी सी लंबी बात हो गई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मैं मैसेजेस के बारे में डिस्कस करूं, और भी मैं वीडियोस करूंगा जिसमें और भी मैसेजेस में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग किस चीज पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, and we will meet you after tomorrow's match. I'm Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.